नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम हर्षकालीन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हर्ष स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। हर्ष उच्च कोटि का विद्वान था। हर्ष को साहित्य सम्राट भी कहा जाता है। साहित्य सम्राट किसे कहा जाता है? हर्ष को कहा जाता है। हर्ष को 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। हर्ष को कितने संस्कृत नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है? 3। कौन कौन से थे? प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद। हर्ष द्वारा 3 नाटक ग्रंथ लिखे गए। कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंकों का है। प्रियदर्शिका में 4 अंक हैं। इस नाटक में वत्स राजा उदयन और महाराजा द्रोणवर्मा की कन्या प्रियदर्शिका की प्रणय कथा का वर्णन है। इस नाटक में वत्स राजा उदयन, महाराजा द्रोणवर्मा की कन्या प्रियदर्शिका की प्रणय कथा का वर्णन है। और इस नाटक का कथानक कहां से लिया गया है? कथा सरित सागर व वृहत कथा मंजरी से लिया गया है। इस नाटक का जो कथानक है वह कथा सरित सागर व वृहत कथा मंजरी से लिया गया है। सर्वप्रथम हर्ष ने ही भारतीय नाटकों में एक नई युक्ति, मुख्य नाटकों में गर्व नाटक यानी उपनाटक की शुरुआत प्रियदर्शिका से ही की। तो प्रियदर्शिका में कितने अंक हैं? 4। इस नाटक में वत्स राजा उदयन व महाराजा द्रोणवर्मा की कन्या प्रियदर्शिका की प्रणय कथा है। ये इस नाटक का कथानक कहां से लिया गया है? कथा सरित सागर व बृहत कथा मंजरी से लिया गया है। सर्वप्रथम हर्ष ने ही भारतीय नाटकों में एक नई युक्ति, मुख्य नाटकों में गर्व नाटक यानी उपनाटक की शुरुआत कहां से हुई? प्रियदर्शिका से हुई। दूसरा नाटक कौन सा है? हर्ष का रत्नावली। इसमें भी 4 अंक हैं। इस नाटक में सिंघल देश के राजा की पुत्री रत्नावली व वत्स राजा उदयन की कथा का वर्णन है। रत्नावली में भी 4 अंक हैं और इस नाटक में सिंघल देश के राजा की पुत्री रत्नावली व वत्स राजा उदयन की कथा का वर्णन है। नागानंद तीसरा नाटक हर्ष का कौन सा? नागानंद। यह 5 अंकों का नाटक है। इसका कथानक बौद्ध धर्म से लिया गया है। नागानंद जो नाटक है उसका कथानक कहां से लिया गया है? बौद्ध धर्म से लिया गया है। इसमें बोधिसत्व जीमूत वाहन के आत्मत्याग का वर्णन है। इसमें बोधिसत्व जीमूत वाहन के आत्मत्याग का वर्णन है। इस सिंह के अनुसार हर्ष ने नागानंद नाटक का मंचन करवाया। इस सिंह क्या करा? हर्ष ने नागानंद नाटक का क्या करवाया? मंचन करवाया। कुछ विद्वान जो ये नाटक हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इसके रचनाकार किसे मानते हैं? धावक को मानते हैं। किसे मानते हैं? धावक को मानते हैं। 11वीं शताब्दी के कश्मीर के लेखक थे मम्मट ने काव्य प्रकाश में क्या लिखा है कि धावक ने ही श्री हर्ष से धन प्राप्त करने के प्रयोजन से काव्य रचना की। प्रिय प्रणय नाटकों के निर्माता के रूप में हर्ष का नाम विशेष प्रसिद्ध है। प्रणय नाटकों के जो निर्माता के रूप में हर्ष का नाम विशेष प्रसिद्ध है। 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव ने प्रसन्न रागम में हर्ष को कविता कामिनी का साक्षात हर्ष तथा उसे कालिदास, बाण तथा मयूर की श्रेणी में रखा है। 12वीं शताब्दी के कवि थे जयदेव। उन्होंने प्रसन्न रागम में हर्ष को क्या कहा है? कविता कामिनी का साक्षात हर्ष कहा है तथा उसे कालिदास, बाण तथा मयूर की श्रेणी में रखा है। 11वीं शताब्दी के लेखक थे सौंडल ने अपनी जो पुस्तक थी अवंती सुंदरी कथा में हर्ष को विक्रमादित्य, मुंज तथा भोज जैसे कविंद्रों की श्रेणी में रखते हुए कविंद्र तथा वाणी का हर्ष यानी सरस्वती का वाणी विलास कहा है। तो कविंद्रों की श्रेणी में हर्ष को किसने रखा है? सौंडल ने। तथा हर्ष को क्या कहा है? कविंद्र तथा वाणी का हर्ष
कहा है, यानी सरस्वती का वाणी विलास कहा है। कुछ विद्वान सुप्रभात स्तोत्र, कुछ विद्वान सुप्रभात स्तोत्र तथा अष्टमहाश्री चैत्र संस्कृत नामक ग्रंथों का रचयिता भी हर्ष को मानते हैं। सुप्रभात स्तोत्र तथा अष्टमहाश्री चैत्र संस्कृत नामक ग्रंथों का रचयिता किसे मानते हैं? हर्ष को मानते हैं। बांसखेड़ा ताम्रपत्र में हर्ष के हस्ताक्षर मिले हैं, जो उसकी सुलेखन कुशलता को प्रमाणित करते हैं। बाण भट्ट हर्ष को कुशल बांसुरी वादक कहता है। बाण भट्ट हर्ष को कुशल बांसुरी वादक कहता है। दोस्तों, हर्ष स्वयं विद्वान होने के साथ साथ हर्ष विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके दरबार में निम्न विद्वान थे। अब कौन कौन से थे? हर्ष के दरबार में विद्वान बाण भट्ट, मयूर भट्ट, बाण भट्ट, मयूर भट्ट, मयूर भट्ट, मातंग दिवाकर, मातंग दिवाकर, मातंग दिवाकर, हरिदत्त, हरिदत्त तथा जयसेन थे। हरिदत्त तथा जयसेन थे। तो हर्ष के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? बाण भट्ट, मयूर भट्ट, मातंग दिवाकर, हरिदत्त व जयसेन थे। अब दोस्तों, बाण भट्ट ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और गद्य साहित्य के लेखकों में बाण भट्ट का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गद्य साहित्य के लेखकों में प्रसिद्ध बाण भट्ट गद्य साहित्य के लेखकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अब इसकी रचनाएं कौन कौन सी थी? एक तो हर्षचरित रचनाएं, किसकी? बाण भट्ट की। हर्षचरित, हर्षचरित, कादंबरी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। कादंबरी तथा हर्षचरित इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। इसके अलावा चंडी शतक, पार्वती परिणय भी इनकी रचनाएं थी। चंडी शतक, चंडी शतक, पार्वती परिणय, पार्वती परिणय इनकी रचनाएं थी। तो बाण भट्ट की रचनाएं कौन कौन सी थी? हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय। दोस्तों, हर्षचरित के बारे में हम शुरुआत में अध्ययन कर चुके हैं। कादंबरी संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है। कादंबरी संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है। कादंबरी संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है। कादंबरी जो है संस्कृत गद्य साहित्य की कैसी रचना है? सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके दो भाग हैं। कादंबरी के दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कादंबरी जो नाटक है
उसके दो भाग हैं, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। दोस्तों प्रथम भाग की रचना, प्रथम भाग की रचना किसने की? स्वयं बाणभट्ट ने की, स्वयं बाणभट्ट ने की। और उत्तर कादंबरी यानी बाद में इसकी रचना किसने की? इसकी रचना उसके पुत्र पुलंद भट्ट या भूषण भट्ट ने की। उत्तर कादंबरी की रचना किसने की? बाणभट्ट के पुत्र, बाणभट्ट के पुत्र पुलंद भट्ट, बाणभट्ट के पुत्र पुलंद भट्ट या भूषण भट्ट ने की, या भूषण भट्ट ने की। तो प्रथम भाग की रचना किसने की? बाणभट्ट ने की, कादंबरी की। तथा बाद में किसने रचना की? बाणभट्ट के पुत्र पुलंद भट्ट या भूषण भट्ट ने की। इस ग्रंथ में चंद्रापीड़ व कादंबरी की प्रणय कथा का वर्णन है। इस ग्रंथ में चंद्रापीड़ व कादंबरी की प्रणय कथा का वर्णन है। कादंबरी की प्रणय कथा का वर्णन है। इस ग्रंथ में चंद्रापीड़ व कादंबरी की प्रणय कथा का वर्णन है। इसके साथ साथ इसमें अन्य पात्रों का सुंदर वर्णन भी हुआ है, जैसे पुंडरिक, महाश्वेता, अन्य पात्र, पुंडरिक, पुंडरिक, महाश्वेता, वैशंपायन, वैशंपायन आदि का सुंदर वर्णन है। इसमें चंद्रापीड़ व कादंबरी की प्रणय कथा के साथ साथ अन्य पात्र पुंडरिक, महाश्वेता व वैशंपायन का सुंदर वर्णन है। अब अन्य लेखक है मयूर भट्ट। हर्ष के दरबार में अन्य विद्वान कौन से थे? मयूर भट्ट। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? सूर्य शतक, सूर्य शतक व मयूर शतक, मयूर शतक। मयूर भट्ट ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? सूर्य शतक व मयूर शतक। सूर्य शतक सूर्य की स्तुति में लिखी गई है पुस्तक, सूर्य की स्तुति में लिखी गई है। इसमें 100 श्लोक हैं, इसमें 100 श्लोक हैं। इसमें कितने श्लोक हैं? 100 श्लोक है। दोस्तों हर्ष के दरबार में एक विद्वान जयसेन को हर्ष ने 80 ग्राम राजस्व के रूप में भेंट दी, जिसे जयसेन ने अस्वीकार कर दिया। जयसेन को हर्ष ने 80 ग्राम राजस्व के रूप में भेंट किए, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। पूर्व मीमांसा के प्रकांड विद्वान, पूर्व मीमांसा के प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट, ब्रह्म सिद्धांत व खंडन खाद्य के रचयिता ब्रह्मगुप्त, श्रृंगार शतक, नीति शतक व भक्ति शतक, जिन्हें शतक त्रय कहा जाता है, के रचयिता भर्तृहरि, जानकी हरण के रचयिता कुमारदास, काशकावृत्ति नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ के रचयिता जयदत्त व वामन भी हर्षकालीन थे। तो हर्ष के समय और कौन कौन से विद्वान थे? कुमारिल भट्ट, ब्रह्मगुप्त, भर्तृहरि, जयदत्त व वामन, जो हर्षकालीन थे। कुमारिल भट्ट ने पूर्व मीमांसा के ये प्रकांड विद्वान थे। ब्रह्मगुप्त ने
खंडन खाद्य व ब्रह्म सिद्धांत की रचना की, श्रृंगार शतक, नीति शतक व भक्ति शतक की रचना भर्तृहरि ने की, जानकी हरण की रचना कुमार दास ने की, और काशिकावृत्ति जो व्याकरण ग्रंथ है इसके रचयिता जयदत्त व वामन है। वाटर्स महोदय के अनुसार, वाटर्स महोदय क्या कह रहे हैं, हर्ष हर्ष के साम्राज्य की भूमि की आय का चतुर्थ भाग विद्वानों को पुरस्कृत करने में व्यय किया जाता था। वाटर्स महोदय क्या कह रहे हैं, हर्ष के समय भूमि का चतुर्थ भाग विद्वानों को पुरस्कृत करने में व्यय किया जाता था। वाटर्स महोदय क्या कह रहे हैं कि हर्ष के साम्राज्य की भूमि की आय का चतुर्थ भाग, भूमि की आय का चतुर्थ भाग विद्वानों को पुरस्कृत करने में व्यय किया जाता था। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था, महायान बौद्ध शिक्षा। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो हर्ष के समय महायान बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय। आचार्य शीलभट्ट तत्कालीन कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति कौन थे, कुलपति आचार्य शीलभट्ट थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय कुलपति कौन थे, आचार्य शीलभट्ट थे, आचार्य शीलभट्ट थे। हर्ष ने 100 गायों की आय को नालंदा महाविहार का खर्चा चलाने के लिए दान में दे दिया। हर्ष ने 100 गायों की आय को नालंदा महाविहार का खर्चा चलाने के लिए दान में दे दिया। तो हर्ष ने 100 गायों की आय को नालंदा महाविहार का खर्चा चलाने के लिए दान में दे दिया। दोस्तों, आज हमने हर्षकालीन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों।